नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री के। सोमवार को हमारा टॉपिक रहता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में एंशिएंट भी आता है, मिडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री तीनों आता है। तो सोमवार को आपको इन सब पे सवाल मिलेंगे। तो हमने आज आपको दो सवाल दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री का, और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे इसको कहाँ से पढ़ के लिखना है। इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपके पास कई सारे तरीके हैं। या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर आप जो नॉर्मल लोई की किताब है वो पढ़िए। मगर ये दोनों से बढ़िया है कि दोनों को कंबाइन करके विजन वालों ने एक पीडीएफ बनाया है, अपना क्लासरूम मटेरियल है, तो आप जुगाड़ कर सकते हैं। अमेज़न पे मिल जाएगा आपको, फोटोकॉपी दुकान में मिल जाएगा आपको। तो वो जो विजन का जो मटेरियल है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो बस ले लीजिए, पढ़ लीजिए फोटोकॉपी उसका। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सवाल कम पूछता है यूपीएससी। 2 साल से सवाल नहीं आ रहा है। इस साल कोई सवाल नहीं आया था वर्ल्ड हिस्ट्री पे। हो सकता है कि अगले साल सवाल आ जाए, कौन जानता है। पढ़ लीजिएगा इसको बढ़िया से। सवाल कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ कल्मिनेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इन डीकोलोनाइजेशन अक्रॉस मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारे देश आज़ाद हुए। भारत खुद आज़ाद हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में। वैसे ही जो अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, वो सब धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद। क्या कारण था? तो हम लोग इन कारण के बारे में पढ़ेंगे। 15 मार्क्स का सवाल है, 250 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है। तो क्या बोलेंगे इंट्रो में? इंट्रो में बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कॉलोनाइजर था उनका क्या हाल हुआ था। वो फाइनेंशियली, मिलिट्रीली ड्रेन हो चुके थे, थक गए थे, कमज़ोर हो गए थे। ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे और मुद्दे हैं जिसके बारे में हमें इस आंसर में लिखना है। तो पहले बात क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे डिकोलोनाइजेशन को। ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। ये क्या मतलब होता है? डिकोलोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कंट्री हैं वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं अपने कोलोनाइजर से। जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश से, वैसे ही अफ्रीका में कई सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हुए फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, इन सब से। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब यूरोपियन कंट्रीज़ की हार हुई, उनका हालत कमज़ोर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, तो धीरे धीरे ये कंट्री को जो इंडिपेंडेंस से मिलनी शुरू हुई। पहला जो कारण था वो ये था कि यूरोपियन इनविंसिबिलिटी को एक सेटबैक मिला जब जापान ने ब्रिटेन, हॉलैंड और फ्रांस की जो टेरिटरी थी साउथ ईस्ट एशिया में, मलाया, सिंगापुर, बर्मा, इन सबको कैप्चर कर लिया। तो लगा कि एशियन कंट्री भी उनको चैलेंज दे सकता है, उनको हरा सकता है। दूसरी बात ये, यूरोपियन का जो एक सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट था कि हम सुप्रीम हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, उसको इन कंट्री ने तोड़ा। ठीक है। इससे जो राष्ट्रवादी हैं इन देशों में, उसको एक बूस्ट मिला कि हम भी हरा सकते हैं इन ब्रिटिशर्स को, इन कॉलोनाइजर को। दूसरा, जो राष्ट्रवादी मूवमेंट थे इन कॉलोनीज में, उसको और ताकत मिली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आर्मीज़ हैं कॉलोनी में वो कम हो गए, क्योंकि ब्रिटिश के आर्मी वॉर लड़ने चले गए थे। तो इंडिया में आर्मी की संख्या काफ़ी कम थी ब्रिटिश की। वैसे ही साउथ ईस्ट में, अफ्रीका में, वहाँ पर काफ़ी कम लोग थे। दूसरी बात, जब भारत के लोग ब्रिटिश आर्मी में शामिल होकर के वहाँ लड़ने गए, उन्होंने देखा कि यार उनके यहाँ तो सारे अधिकार मौजूद हैं। मतलब कि वहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग है हमारे देश से। जो ब्रिटिश हमारे यहाँ स्वराज स्थापित करना चाहते थे भारतीयों को, मतलब कि वो चाहते थे कि भारतीय एलिजिबल बन जाएं प्रशासन के लिए। हम लोग तो थे, हम लोगों ने वहाँ देखा कि काम से चल रहा है वहाँ पे। तो उनको आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपोजर मिला, उनकी आंखें खुली कि अरे दुनिया ऐसी है और हमको बांध के रखा है। तो उनके भीतर भी आया, जब वो लोग भारत लौटे ना, उनके मन में आया कि यार ये तो सही बात नहीं है, हमारा देश गुलाम है और हम लोग इनकी गुलामी कर रहे हैं, इनको बचाने चले थे हम। जो लोग हमको बांध के रखा है उन्हीं को हम लोग बचाने जा रहे थे जर्मनी से। समझ रही बात? तो ये आयरोनिकल है ना। तो इसी कारण से फिर जो गांधी है, नेहरू है, इन्होंने ये जो हिपोक्रेसी है, जो ढोंग है वेस्टर्न कंट्रीज का, उन्होंने इसको तोड़ा। आगे यूरोपियन पॉलिसीज, यूरोप के जो कंट्री थे उन्होंने भारत को, दूसरी कॉलोनीज को कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद तुमको आज़ादी देंगे, हमको सपोर्ट करो वर्ल्ड वॉर में। भारत में क्रिप्स मिशन आया था, याद है? तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो हमको लगा कि हमको तो अब आज़ादी मिलेगी, नहीं मिला। बाबा जी का ठुल्लू दिया तो फिर हम गुस्से हो गए कि यार ऐसा कैसा, ये तो गलत बात है, हमको अब चाहिए आज़ादी। फिर मोमेंट तेज बढ़ना शुरू हुआ।
मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डाउनफॉल, मैंने बताया अभी कि वर्ल्ड वार टू के बाद जो कॉलोनियल कंट्रीज थी ना, उनका मिलिट्री कमज़ोर हो गया, वो लोग इकोनॉमिकली ड्रेन हो गए, उतना पावर बचा नहीं कि कॉलोनी को अपनी सत्ता में बनाए रख सकें। प्रशासन महंगा हो गया इन कॉलोनीज़ में, मतलब कि भारत को गुलाम रखना महंगा पड़ने लग गया ब्रिटिशर्स के लिए। आउटसाइड प्रेशर भी था। यूएस चाहता था कि ये जो कंट्रीज़ हैं ना, इनको इंडिपेंडेंस करार दिया, मतलब इनको ग्रांट किया जाए। क्यों? दो कारण था। कम्युनिज्म नहीं, संप्रदायवाद नहीं, ठीक है ना। कम्युनिज्म उस समय रशिया से फैल रहा था इन कंट्रीज़ में। यूएस को लगा कि अगर ये कंट्री गुलाम बने रहेंगे तो रशिया का इन्फ्लुएंस, मतलब कि उसमें था यूएसएसआर, उसका जो इन्फ्लुएंस था ना वो इन कंट्री में बढ़ेगा और ये धीरे धीरे यूएसएसआर के पक्ष में चले जाएंगे। ब्रिटिश को, फ्रांस को उन्होंने कहा कि अब तुम इसको आज़ादी दो, इनको मतलब कि अपने अंडर ले लो, इनको कैपिटलिज्म के अंतर्गत ले चले आओ। दूसरी बात ये थी कि यूएस में औद्योगिकरण थोड़ी सी बाद में आई थी, तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक नए मार्केट की ज़रूरत थी। अगर भारत ब्रिटिश का गुलाम होता तो ब्रिटिश का माल बिकता ज़्यादा यहाँ पर भारत में। यूएस ने बोला कि इसको तुम आज़ादी दो, हम भी ये माल बेचना चाहते हैं यहाँ पे। तो वो कंट्री इन कॉलोनीज़ को एक पोटेंशियल मार्केट की तरह देखता था। दूसरी बात, सोवियत यूनियन ने इंपीरियलिज्म को डिनाउंस कर दिया था, अपने सारे क्लेम छोड़ दिए थे अपनी कॉलोनीज़ पर, समझ के बाद। तो इन सब कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारे कंट्री आज़ाद होना शुरू हुआ। डिकोलोनाइजेशन हमारे यहाँ एशिया में, अफ्रीका में, इन सब का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है। तो ये कंटेंट है। अब हम आपका आंसर देखते हैं कि आपने किस तरह के आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। पहला आंसर ये है, डिकोलोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री। द मूवमेंट बिगेन, ठीक है, द मूवमेंट बिगेन फॉलोइंग World War II and gained momentum after World War II, ठीक है। After 1914 many states in Europe, Asia were decolonized. Mainly decolonization started in Asia, Africa and Middle East. थोड़ा सा इंग्लिश वीक लग रहा है हमको, थोड़ा ठीक करो इसको, फ्लो नहीं आ रहा था पढ़ने में ऊपर में। 3 elements played major role in process: thrust for independence, Second World War which demonstrated that colonial power were no longer invulnerable, focus on anti-colonization, example UN, ठीक है। फैक्टर्स, हाँ मैंने यूएन का जिक्र नहीं किया, तुम यहाँ पर जिक्र कर सकते हो यूएन का, उसमें बन चुका था। फ्रीडम मूवमेंट, अटलांटिक चार्टर 1941, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, तुम थोड़ा सा प्रिसाइज चले गए ज़्यादा। इट स्टेटेड दैट पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर ऑन गवर्नमेंट, बढ़िया बात है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेहरू फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम यूगोस्लाविया, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इजिप्ट सक्सेसफुली अपोज्ड फ्रेंच एंड ब्रिटिश इम्पीरियल पावर। एजुकेशन एंड लिटरेचर, इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज, राइज ऑफ न्यू कोलोनिज्म, कोल्ड वॉर, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कैपिटलिज्म एंड कोलैबोरेशन बाय देयर पावर, ठीक है। मतलब कि उनको आज़ाद करके उसको न्यू कोलोनिज्म के अंदर जकड़ लो, ये मेन प्रोसेस शुरू हुआ था, जिसका पाकिस्तान इसका वो एक शिकार बन गया। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर 1961, बहुत अच्छा आंसर ये वाला। लैक ऑफ रिसोर्सेज, कंटेंट के मामले तो हमारे से बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, कंटेंट हमारे से बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा तुमको ध्यान देना है इंट्रो पर, थोड़ा सा और कंसाइज रहता तो ज़्यादा मज़ा आता, मतलब कि प्रिसाइज जो डेफिनेशन कहते हैं उसको वो। दस इट कैन बी इन्फर्ड दैट पोस्ट वर्ल्ड वॉर II यूरोपियन नेशन वेयर अनेबल टू हैव देयर कॉलोनीज ड्यू टू strong percent of protection by the colonies along with pressure from new superpower USA, बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा बढ़िया है, अच्छा है। चलो एक ऐसा और देख लेते हैं वेदा का, ठीक है। colonization and imperialism means economic and political domination of the other colonialism is where, नहीं ये तो तुम्हारा दूसरे का आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये आंसर देखते हैं। हिंदी वाला नहीं है कोई क्या? हिंदी वाला देखते हैं, नहीं अगले का आंसर यही देखते हैं। चलो, कह रहा था फैक्टर जो लीड किया, लैक ऑफ रिसोर्सेज, फ्रीडम मूवमेंट, एजुकेशन एंड लिटरेचर, थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अरे पॉइंट सेम है, कहाँ से सेम चीज़ें, एग्जैक्ट, न्यू कॉलोनी स्टार्टेड, ठीक है। दस इट कैन बी इन्फर्ड दैट पोस्ट वर्ल्ड वॉर II यूरोपियन नेशन वेयर अनेबल टू हैव कंट्रोल ऑन देयर कॉलोनीज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट पोजिशन बाय द कॉलोनीज, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। चलो अगला आंसर देखते हैं हम लोग। अगला हमारा सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, दोनों में अंतर बताइए, या आप अपने इंट्रो में लिख देंगे।
वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण से कॉलोनिज्म शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका ये हो गया। तो क्या करेंगे, पहले आप डिफाइन कर देंगे, फिर दोनों में आप अंतर बता देंगे। तो यहाँ सुना, इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई कंट्री अपना पावर, कंट्रोल, रूल अपने बॉर्डर के बाहर किसी दूसरी कंट्री पर चला रहा है, ठीक है ना। उस कंट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ ये कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश भारत में इंपीरियलिज्म फॉलो कर रहे थे। ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, भारत का ब्रिटेन का जो पॉलिसी है वो ब्रिटेन डिसाइड कर रहा था, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म ये प्रोसेस होता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल लेने का। क्लियर बात है। ये कंट्रोल कैसे लोगे, या तो तुम अपना मिलिट्री यूज करो, या तो तुम डिप्लोमेसी यूज करो, या तो तुम कोलोनाइज कर लो। 3 तरीके होते हैं अपना शासन दूसरी कंट्री पर चलाने के। तो इंपीरियलिज्म एक प्रोसेस है, कॉलोनिज्म एक तरीका है इंपीरियलिज्म अचीव करने का। समझ के बाद, जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पर आए कंपनी के रूप में, यहाँ पर उन्होंने वॉर लड़ा, धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड किया। तो यहाँ पर उन्होंने कन्क्वेस्ट के जरिए, साम दान दंड भेंट के जरिए उन्होंने यहाँ पर राज्यों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया। ब्रिटिश इंडिया तो था ही, यहाँ के जो रजवाड़े थे वो भी तो गुलाम थे एक तरह से ब्रिटिश के, वो भी तो कॉलोनीज थे एक तरह से ब्रिटिश के। रजवाड़ों पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, मगर उस पर चलती तो उनकी ही थी। समझ के बात। तो यहाँ पर पावर, कंट्रोल और रूल तीनों ले लिया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों, ब्रिटिश इंडिया पर भी और यहाँ के प्रिंसली स्टेट पर भी। तो ये मेन अंतर है। अब आते हैं हम लोग जो और अंतर है उसमें। इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म प्रोसेस है, कॉलोनिज्म उसको पाने का तरीका है। इंपीरियलिज्म में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा बिना पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किए भी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि उस देश पर पॉलिटिकली कब्जा किए बिना अगर मुझे मिल रहा है सब चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाइना अपने कंट्रोल में ले ले, मतलब कि नेता को पैसा खिला करके, घूस दे करके अपने कंट्रोल में ले ले, तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर दोनों चाइना के पास आ गया ना। भले ही चाइना का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान पे, मगर चला तो वही रहा है एक तरह से। तो इसको भी हम लोग इंपीरियलिज्म ही बोलेंगे। तो इंपीरियलिज्म में डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर कॉलोनियलिज्म में पॉलिटिकल कंट्रोल डायरेक्ट होगा, ये मस्ट है, क्योंकि वॉर से हो रहा है, कन्क्वेस्ट से हो रहा है यहाँ पर कंट्रोल। समझ रहे हो बात। तो पहला तो आपका अंतर ये हो गया। सेकंड अंतर क्या है, कॉलोनियलिज्म एक टूल है, इंपीरियलिज्म एक प्रोसेस है। आगे, जो आपका कॉलोनाइजर है वो टेरिटरी में मूव करता है, जैसे कि ब्रिटिश भारत में आकर के यहाँ शासन चला रहे थे। इंपीरियलिज्म में ऐसा नहीं होता, चाइना वाले अपने घर में रह करके भी दूसरी कंट्री को चला सकते हैं। क्लियर बात है। तो यहाँ पर उस कंट्री में जाकर बसना कोई जरूरी चीज़ नहीं है। तीसरा अंतर आपका ये हो गया। इसी को आप टेबल में लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। आप लिख के दिखाइए, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है, कॉलोनियलिज्म में सोशल और फिजिकल दोनों चेंज होता है। मतलब कि ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे लैंग्वेज पर, खान पान पर, रहन सहन पर, सोसाइटी पर, सब जगह पड़ता है, ठीक है। मगर जो आपका इंपीरियलिज्म है ना, उसमें उतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, हम बस शोषण करते हैं उनका, ठीक है। इंपीरियलिज्म का हिस्ट्री ज़्यादा लंबा है, इंपीरियलिज्म ज़्यादा पुराना है, ये रोमन के समय से है। कॉलोनियलिज्म तो बाद में आया, जो औद्योगिक क्रांति हुई ना उसके बाद इसका उद्भव हुआ। कॉलोनियलिज्म अब खत्म हो चुका है, 1950s 60s में देशों को आज़ादी मिल गई, मगर इंपीरियलिज्म अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अभी भी ये चल रहा है छुपे हुए रूप में। तो ये आपका 6 मेन अंतर था इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में, ये बता देंगे आप। इसके बाद करेंगे क्या, आप बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद ऐसा क्या हुआ कि कॉलोनियलिज्म बढ़ा। 3 चीज़ें हुई। पहला, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसका उद्भव हुआ, मतलब कि जो लोग हैं वो अब अपना जरूरत पूरा करने के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए वो प्रोडक्शन करने लग गए। तो हुआ क्या,
अपने देश में शोषण कर रहे हैं मजदूरों का, उसको कम वेज दे रहे हैं, तो जा कर के सामान बेचेंगे कहाँ? जिस कंट्री में डिमांड है। तो उनको नए मार्केट की ज़रूरत पड़ी। नया मार्केट कहाँ मिलेगा? कॉलोनी में। सामान बनाना है, ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की, कहाँ मिलेगा? कॉलोनी में। इसके बाद जब पैसा कमा लिया तो उसके बाद दौलत हो गया, इसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी ताकि और पैसा कमा सकें। तो इन्वेस्टमेंट करने का एवेन्यू कहाँ मिला? कॉलोनी में। भारत में रेलवे बनाया गया, पोस्टल बनाया गया, उसके लिए ब्रिटिश कैपिटल आता था, उसको रिटर्न दिया जाता था। तो ये मेनली 3 चीज़ें थीं औद्योगिक क्रांति के बाद जिसके कारण कॉलोनाइजेशन बढ़ा। प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी वो मिल गई, बड़े बड़े शिप्स बनने लग गए। इस कारण से जो ब्रिटेन और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम समय में तय किया जाने लग गया। शिप्स बिल्डिंग शुरू हुई बढ़िया से, आर्मी मॉडर्नाइज हो गया, तो भारत पर कंट्रोल करना आसान हो गया उनके लिए। तो ये सब मेन फैक्टर हैं जो दिखाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद किस तरह से हमारे यहाँ कॉलोनिज्म बढ़ा है। क्लियर बात है? चलो, तो ये बातें हो गई। अब हम करते क्या है कि आपका जो आंसर है ना वो देखते हैं। डिकोलोनाइजेशन देख लिया है, ये देखते हैं आपका आंसर। Colonialism and imperialism means economic and political domination of the other. Colonialism is whether one country physically exerts complete control over another country, where in imperialism a formal or informal political informal, ठीक है, मतलब कि फॉर्मल इनफॉर्मल कंट्रोल होता है उसमें। बढ़िया। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनाइजेशन, फैक्टर नहीं पूछा है, पूछा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद क्या क्या कारक थे जो जिम्मेदार थे कॉलोनिज्म के लिए। ये सब कारण थोड़े हैं, तुम ध्यान से सवाल नहीं पढ़े। मर्केंटलिज्म ठीक है, बढ़िया है, कुछ ही पॉइंट तुम्हारे इसमें आएगा। नहीं, ये आंसर जो मैं चाहता था वो आंसर नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन प्रिसाइज है, क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद ऐसे कौन से कारक आए, कौन से फैक्टर आए जिसके कारण कॉलोनाइजेशन बढ़ा। समझ के बाद ना, तो तुमको उस पर फोकस करना है। सवाल ध्यान से पढ़िए। ये आंसर आशुतोष का है, वो देख लेते हैं, हिंदी में लिखा है इसने, बढ़िया लिखा है। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है आक्रामक सैनिक कार्रवाई द्वारा दूसरे क्षेत्रों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना, जबकि उपनिवेशवाद के तहत दूसरे देशों के आर्थिक दोहन हेतु वहां के निवासियों पर। बढ़िया पॉइंट है, ठीक है ना। देखो ऐसा इंट्रो होता है, इसने इंट्रो में सिर्फ डिफाइन करते कि होता क्या है, एकदम क्रिस्प इंट्रो है ये वाला, ठीक है। मैं ऐसा इंट्रो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा लिखेंगे, कम वर्ड यूज़ कीजिए, मेरा टाइम पास मत कीजिए कि अब इसमें ज्ञान डाल रहे हैं, वर्ड डाल रहे हैं फालतू। सेंटेंस छोटा रहे, जो वर्ड जरूरी है वही वर्ड यूज़ कीजिए बस, ठीक है। आगे आओ, तुम्हारा लिखते लिखते हो जाएगा चीज़ें, ठीक है ना। साम्राज्यवाद देखो इतने बढ़िया से लिखा है अलग अलग करके। मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, आर्थिक दोहन, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, इसको आर्थिक दोहन को यहाँ पर, और पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पर अंडरलाइन करो। इसमें नियंत्रणकर्ता मुख्यतः राज्य सरकारें होती है, इसमें नियंत्रणकर्ता व्यापारिक कंपनियाँ होती हैं, हो सकती हैं, होती ही हैं, कोई जरूरी नहीं है। यह प्राचीन काल से ही विद्यमान है, औद्योगिक क्रम पश्चात हुआ, बढ़िया पॉइंट है। इसमें सैन्य शक्ति का उपयोग आवश्यक है, इसमें आवश्यक नहीं है। इसके साम्राज्यवाद में जरूरी थोड़े है, उसमें तो मिलिट्री भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टली भी, मतलब उसमें इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उपनिवेशवाद में हमको करना पड़ेगा उसमें, फिर इसका आर्थिक प्रभाव कम हानिकारक होते हैं, डिबेटेबल है इसमें। 18वीं सदी में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के उत्पादन सरल कर रही थी क्रांति की, इस प्रकार के चलते कंपनियों ने अधिक लाभ कमाने हेतु निम्नलिखित कारण है। अंडरलाइन करो, बक्सा बनाओ, क्या कर रहे हो। उपनिवेशों में महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता, जैसे भारत में कपास, चीन में चाय जैसे एग्जाम्पल तुमने दे दिया, बढ़िया। अफ्रीकी, इसका ग्रामर ठीक करो, दीर्घ है। उपनिवेशों में उपलब्ध अत्यधिक सस्ता श्रम, निर्यात हेतु उपनिवेशों के बाजार को अंडरलाइन करो यहाँ पर। इसके पश्चात यूरोपीय कंपनियों के मध्य वर्चस्व की बढ़ती हाथ यो करो, कंपटीशन फॉर द कॉलोनीज, उसको अंडरलाइन करो। यूरोप में अत्यधिक उच्च तकनीक के आधार पर बने मजबूत समुद्री जहाज, बढ़िया पॉइंट है, उसको जहाज को अंडरलाइन करो। यूरोप में आधुनिक मशीनों तथा उच्च उत्पादन तकनीकों का विकास, इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, जिस यूरोप में तो अविश्वसनीय प्रगति हुई, परंतु इससे उपनिवेशों को अत्यधिक सामाजिक पंगु बना दिया। ये होता कंक्लूजन। सीखो इस आंसर से, बढ़िया आंसर है वाला, मजा आया पढ़ के, ठीक है ना। चलो फिर, तो ये हो गई बातें आपकी आज की। हम आपको अगला जो 2 क्वेश्चन है ना वो कल सुबह दे देंगे, फिर उसका आंसर लिख के सबमिट कीजिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, वो है प्रेप IAS, प्रेप IAS, PREPPIAS सर्च करना, वहाँ पर आप अपने आंसर लिखना और सबमिट करना इस तरह से ना कि देखो, आंसर लिखने के बाद सबमिट कर, यहाँ पर लिखा हुआ कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म, तो
इस तरह से तुम अपना आंसर सबमिट करना, मुझे लिखा कि हाँ तुम्हारा आंसर इस टॉपिक पे है, ठीक है ना। चलो ये बातें हो गई, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक, खराब लगे डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।